नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। बिटवीन लव एंड वॉर, जिसकी राइटर है माहा गुल, उसकी ये 4थी एपिसोड है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये नावल पसंद आ रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी 4थी एपिसोड को बगैर किसी देर के। फ़ातीन जैसे ही दानियाल के फार्म हाउस में बनी बेसमेंट में दाखिल हुआ तो कुछ लोगों को सिसकने की आवाज़ सुनकर होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑन की और अपने हाथ में थामी लकड़ियां वहीं नीचे फेंकी। एक नज़र उन लोगों की तरफ देखा जो पिछले 1 हफ्ते से यहाँ कैद थे। जिस्म से निकलने वाले खून से कपड़े चिपके हुए थे। जब जब खून खुश्क हो जाता तब तब फ़ातीन राजपूत के दर्द में तकलीफ़ देते, लेकिन आज वो खुद दूसरी बार यहाँ रात के अंधेरे में आया था। अनान के अल्फाज ने जो आग सीने में लगाई थी, उस आग में किसी को तो जलाना था ना। एक नज़र सामने नफ़ी में सर हिलाते आदमियों को देखा, जिनके जिस्म में जगह जगह छेद हुए थे। साइड पर पड़ा मट्टी का तेल उठाया और उन लकड़ियों पर डालकर आग जला दी। तुम लोगों को पता है जान से क्यों नहीं मारा? तुम लोगों को गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा। चलो बताता हूँ। तुम लोग कैसे बोलोगे? उनके मुंह पर बंधी टेप की तरफ इशारा करके कहा। तब तुम लोगों ने मेरी बीवी पर गलत नज़र डाली थी, इस हिसाब से सजा दी, जान से नहीं मारा, क्योंकि नाहक किसी की जान नहीं लेता फ़ातीन राजपूत। लेकिन आज तुम लोगों का रिकॉर्ड पता चल चुका है। तुम लोग तो कातिल निकले यार। कहका लगाते हुए उनकी तरफ देखा। तो कातिल को सज़ा देना तो बनता है ना। आग से झुलसती लकड़ी उठाकर कदम उनके जानिब बढ़ाया। उस शख्स के पास आया जिसने अनान का स्कार्फ खींचा था। मुंह से टेप खींचकर उतार दी, जिस पर शख्स के होंठों से सिसकी निकली। नहीं, रहम करो, उस शख्स ने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगर मेरी बीवी अपनी हिफाजत ना कर पाती तो क्या तुमने रहम करना था उस पर? आग सी तपिश लिए घराकर कहा और फिर सर नज़रों से उसे देखते लकड़ी उसके हाथ पर रख दी। बेसमेंट की खामोशी में उस आदमी की चीखों से दरो दीवार कांप उठे और फिर फ़ातीन राजपूत ने एक एक को उस दर्द से रोशनास करवाया। किसी के हाथ पर, किसी के सीने पर आग से दहकती लकड़ी रखी, जिस पर वो सब होशो खर्च से बेगाना हो गए। फ़ातीन कदम मजबूत लेता लोहे की रॉड के पास आया, जो एक तरफ से काफ़ी नोकीली थी। उसे आग में झुलसाते हुए अपने आदमी को आवाज़ देकर उन्हें होश में लाने का कहा। जैसे ही वो सब होश में आए तो फ़ातीन राजपूत के हाथ में दहकती रॉड देखकर चिल्लाने लगे। बहुत शौक है ना दूसरों की इज्जत पर नज़रें गाड़ने का। ये नज़रें ही तुम लोगों के नफ्स को बेकाबू करती हैं। जब ये ही ना रहेंगी फिर तुम गुनाहों से दूर और वो मासूम बच्चियाँ तुम लोगों की हवस से दूर। छोटे छोटे मगर मजबूत कदम लेता उनके पास आया। फिर उस रॉड से फ़ातीन राजपूत ने उनकी हवस की मारी आंखों को ख़त्म कर दिया। बेसमेंट में उनकी चीखों से क़यामत का गुमान होता था। अपने आदमियों को इन्हें मार कर ठिकाने लगाने का हुक्म देता बाहर आया। अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने की बारी है, मिसिस फ़ातीन राजपूत। तान पीसकर अपने दिल में अनान से मुखातिब हुआ। हयाम ने जैसे ही हसाम का कोट अपने वजूद से जुदा किया तो आईने में अपनी गर्दन पर जहाँ बजा उसकी शिद्दतों के निशान वाजे होने लगे। उसे अब समझ आया क्यों नवाब साहब ने अपना कोट ज़बरदस्ती उसे पहनाकर सख्त लहजे में उसे कोर्ट रूम में ही जाकर उतारने का कहा था। हयाम का दिल कर रहा था कि वो अब सामने आए तो उसका हशर बिगाड़ दे। अभी वो अपने ख्यालों में गुम थी जब अरहम की कॉल पर चौंकी। हाँ बोलो, अरहम कोट को हैंग करते हुए पूछा। कल तुम चारों मुझे तुम लोगों के फार्म हाउस में मिलो। क्यों, सब खैरियत? हयाम ने कबर बंद करके हैरत से इस्तफार किया। तुम्हें जिसकी पिक्चर सेंड की है उसका चेहरा दिखाना है, तो कल सुबह 9 बजे तक तुम सब वहाँ मिलो मुझे। संजीदा लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके कॉल बंद कर दी। हयाम ने व्हाट्सएप ग्रुप में नवाल लोगों को मैसेज करके सुबह रेडी होने का कहा और अपने कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हो गई। दानियाल ट्रे में कप रखकर टेबल तक आया और एक कप फ़ातीन दूसरा हसाम के सामने रखा और बगौर दोनों की जानिब देखा, जहाँ एक के चेहरे पर मसरूर मुस्कुराहट थी जबकि दूसरे के तासुरात सपाट थे। कोट कहाँ है आपका? दानियाल ने अपना कप लबों से लगाते हुए सरसरी सा पूछा। तुम्हारी भाभी के पास, हसाम ने आंख दबाकर कहा और अपना कप उठाकर लबों से लगाया, जिस पर दानियाल ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दानियाल ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा तो हसाम का खूबसूरत कहका गूंजा, जिस पर फ़ातीन ने खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा। अभी तुम्हारी भाभी मुकम्मल तौर पर मुझे झेल नहीं सकती, तो अपनी नाजुक सी बीवी पर रहम खाते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर यहाँ चला आया। पहले शोक और आखिर में रंजीदा लहजे में कहा। इस बार दानियाल का जब्त करने के बावजूद भी कहका छूट गया, जिस पर फ़ातीन ने उसे घूरा। पागल कुत्ते ने काटा है तुम दोनों को, जो पागलों की तरह कहके लगा रहे हो। फ़ातीन के चिल्लाकर कहने पर दानियाल ने संजीदा नज़रों से उसे देखा।
हमें तो चलो पागल कुत्ते ने काटा है मान लिया, तुम्हें क्या अनार ने काटा है जो इतना जल भुन रहे हो? हसाम ने कहका लगाकर कहा। तो फ़ातिन ने अपना जूता उतार कर उसे मारा, जिस पर हसाम ने जल्दी कुशन उठाकर सामने किया। काटने की बात पर फ़ातिन को अपने कंधे का जख्म याद आया जो शावर के दौरान उसने देखा था, जहां अनार ने दांतों के निशान दायरे की सूरत में बने थे और इर्द गिर्द से स्किन नीली हुई पड़ी थी। तो मतलब हमारी भाभी ने ही कुछ कहा है? फ़ातिन को ख्यालों में गुम देखकर दानियाल ने सोच समझ कर कहा, क्योंकि हसाम की तरह वो जो मानी जुमले कसकर फ़ातिन से अपनी दरगत नहीं बनाना चाहता था। तभी हसाम के मोबाइल पर मैसेज वसूल हुआ तो हसाम ने अपना मोबाइल ऑन किया। माजी के साथ इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, मैं सुबह इस ड्रेस पर मिलो मुझे। शामिर का मैसेज पढ़कर हसाम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरकर उन दोनों की जानिब देखा जो संजीदा नज़रों से उसे ही देख रहे थे। कल हमारे सामने माजी खोला जाएगा, तो दुआ करो कुछ ऐसा ना हो कि हम उनसे नज़रें ना मिला सके कि हम उन्हें अकेला छोड़ गए थे। हसाम की बात पर फ़तीह ने सुर्ख होती आंखों से उसे देखा और तन तन करता अपने कमरे में जाकर बंद हो गया, जबकि दानियाल ने जबड़े भींचकर अपना सर सोफे से टिका दिया। वो चारों इस वक्त शामिर के सामने बैठे थे, जो लैपटॉप पर कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था, जबकि दानियाल का ज़ब्त जवाब दे रहा था। अभी दानियाल कुछ कहता जब शामिर ने अपने लैपटॉप का रुख उनकी तरफ किया। तो बताओ हसाम और बसाम, अकेले देखना पसंद करोगे या सबके सामने ही? शामिर ने अपनी चेयर पर टेक लगाकर कहा तो उन्होंने हैरत से शामिर को देखा और फिर लैपटॉप की स्क्रीन को, जिस पर एक फ़ोल्डर में 2 वीडियोज़ और एक फ़ाइल थी, जिसका अंदाज़ा उन्हें नहीं हो सका कि उसमें क्या होगा। ये है क्या और तुम्हें कैसे मिली? बसाम ने दानियाल को पीछे करके उसकी जगह संभाली जो लैपटॉप के बिल्कुल सामने थी। ये मिसिज़ हसाम राजपूत के पुराने लैपटॉप को हैक करके निकाली गई है, शामिर ने तंजिया नज़रों से हसाम को देखकर कहा, जिसे शामिर की नज़रें चुभती हुई महसूस हुई। तुम सब के सब इतने सालों से एक साजिश में घिरे रहे, अपने साथ हुए हर हादसे को अपनी गफलत समझते रहे, जबकि वो सोची समझी साजिश थी। इस बार फ़तीन और दानियाल को देखकर कहा, जिस पर उन्होंने पहलू बदला, जबकि बसाम ने वीडियो प्ले कर दी। जब कमरे में पिन ड्रॉप खामोशी छा गई, क्योंकि वीडियो में माइसा हाथ में बुक्स पकड़े ड्राइंग रूम में दाखिल हो रही थी। माजी 10 साल पहले। मामा यार सूप फिनिश करें, ये 15 साला हयाम ज़बरदस्ती रुखसार बेगम को सूप पिलाने की कोशिश करते हुए बोली। नहीं हयाम, दिल नहीं चाह रहा मेरा बच्चे, उन्होंने बददिली से चम्मच पीछे करके कहा तो हयाम ने बेबसी से उन्हें देखा, जिनकी पिछले 1 महीने से तबीयत ख़राब थी। डॉक्टर को चेक करवाने पर बस यही मालूम हुआ कि उन्हें खून की कमी हुई है, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तो ठीक है, राशिदा को आपके लिए कीमा बनाने का कह देती हूँ, हयाम ने बाउल ट्रे में रखकर कहा। हसाम लोगों का फ़ोन आया, रुखसार बेगम ने हयाम के हाथ पर हाथ रखकर कहा, और वो उसके से पूछने लगी। नहीं, और इस बार मैं कर भी नहीं रही। पुप्पो कॉल अटेंड करके इतनी बातें सुनाती है, फिर आखिर में उन्होंने यही कहना होता है वो घर नहीं, हयाम ने मुंह बिगाड़ कर कहा। तो रुखसार बेगम मुस्कुरा दी। अपनी माँ को गलत मत समझना हयाम, लेकिन वो चारों मेरे दिल के बहुत करीब है। तस्लीम आपी के मुझ पर बहुत एहसानात है, वो ना होती तो ये ख़ानदान वाले मुझे जीते जी मार देते, रुखसार बेगम ने सर तकिए से टिकाते हुए कहा। अगर कभी वो लौट आए तो ज़्यादा नाराज़ ना होना, हयाम और अपनी बहनों को भी यही समझाना। हसाम बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, अगर वो आकर तुमसे रिश्ता बढ़ाना चाहे तो उसका हाथ थाम लेना, और अगर वो रिश्ता तोड़ना चाहे तो अपने दिल पर जबर कर लेना बेटा। रुखसार बेगम की बात पर हयाम ने तड़प कर देखा। मम्मा आप अपनी बेटी से ऐसे कैसे कह सकती हैं, लहजे बेबसी लिए कहा। तो रुखसार बेगम मुस्कुरा दी। अना रिश्तों को ख़त्म कर देती है हयाम, और मियाँ बीवी का रिश्ता अना के साथ परवान नहीं चढ़ता, हयाम की बात को सिरे से नज़रअंदाज करके कहा। तो हयाम ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। आजकल तो वैसे भी उनकी बातों में वही चारों भाई शामिल होते थे। ठीक है, नहीं बनाती, आप आराम करें, मैं अनान लोगों को देख लूँ, खाना खाया या नहीं, हयाम ने उठते हुए कहा तो उन्होंने सर हिला दिया। कब तक मरेगी वो औरत, इतने महीने हो गए जहर देते हुए, सफ़िया बेगम की धाड़ पर मुलाजमा ने गड़बड़ाकर किचन से बाहर देखा। बस बेगम साहिबा काम होने ही वाला है, मुलाजमा ने मन मना कर कहा। तो सफ़िया बेगम ने हनकारा भरा। डॉक्टर ने क्या कहा था? जी डॉक्टर को मैं पहले ही पैसे भिजवा चुकी थी, उनकी रिपोर्ट्स लाने से पहले उसने भी वही कहा जो हमने कहने को कहा था कि खून की कमी है, मुलाजमा ने मुनमुना कर कहा। तो सफ़िया बेगम का कहका गूंजा। ठीक है, और 10 दिन में उसके मरने की खबर पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी लाश
तुम्हारे घर में भिजवा दूंगी, सफ़िया ने चिंगाड़ कर कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि राशिदा ने जल्दी से फ़ोन छुपा दिया। बाबा कब तक आएंगे आप? नवाल ने मुंह बनाकर पूछा, क्योंकि रिजवान साहब पिछले 15 दिन से मीटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हुए थे। बस मेरी गुड़िया जैसे ही फ़्लाइट मिलेगी बाबा आ जाएंगे। अच्छा अभी फ़ोन बंद करो, बाबा को जाना है, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज़ बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। नवाल ने फ़ोन बंद रखकर अनान और मायसा को देखा, जो अपने स्कूल का काम करने में मसरूफ़ थी। आन, तुम में ज़रा शर्म नहीं? मामा जब से बीमार हुई हैं, हयाम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी छोड़कर मामा का ख्याल रख रही हैं, और तुम ज़रा जो उसका हाथ बटा दो। नवाल ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर अनान को घूर कर देखा। मैं अभी जा ही रही थी मामा को उठाने, और फिर अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी उन्हें, अनान ने उठते हुए मुंह चढ़ाकर कहा। तो नवाल ने उसके पागलों जैसी हरकत पर नाक से मक्खी उड़ाई। मामा मामा उठ जाएं। अनान ने दरवाज़ा खुलवाने के लिए सारी लाइट्स ऑन कर दी। यार मामा उठ भी जाएं, 12 बज रहे हैं, अनान ने रुखसार बेगम को कंधे से हिलाते हुए कहा और उनके माथे पर अपने होंठ रखे तो उसे रुखसार बेगम का वजूद ठंडा यख महसूस हुआ। दिल एकदम से धड़का और एकदम से रुखसार बेगम का चेहरा अपने हाथों में भरा। मामा, मॉम उठिए, क्या हुआ है? कपकपाते लहजे में उनका चेहरा थपथपाते हुए कहा। क्यों तंग कर रही है मॉम को? अनान खाना ला रही थी और उस पर झुके देखकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मामा कह रही थी कि उन्हें नींद आ रही है, रोते हुए पलट कहा, जो उसकी कैफियत में उसे ही देख रही थी। खाने की ट्रे हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हो गई तो हयाम को अपना आप ही ज़मीन में धंसता महसूस हुआ, जबकि अनान अब दहाड़े मार मार कर रो रही थी। अनान के रोने पर नवाल और मायसा भी भागी आए, मगर अंदर की सूरत हाल देखकर मायसा दरवाजे के साथ ही बैठती चली गई, जबकि नवाल भागकर रुखसार बेगम के पास गई। अनान को पीछे करके उनके सीने पर सर टिकाकर उनकी धड़कनें सुननी चाहिए, जो बिल्कुल साकित थी। तब तक राशिदा भी भागी आए। ये क्या हो गया बेगम साहिबा को? चेहरे पर मस्कीनियत तारी करके रुखसार बेगम की सांसें महसूस करते हुए बोली, जो बिल्कुल साकिन थी। रुखसार, गाड़ी निकलवाओ। हयाम ने आगे बढ़कर नवाल को इशारा दिया कि रुखसार बेगम को थाम कर उठाए। मामा बस बेहोश हुई हैं, अपने बाजू से आंखें पूछते हुए हयाम ने अनान को चुप करवाते हुए कहा, जो रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई थी। मेरी मामा, हयाम, मेरी माँ, अल्लाह नहीं, प्लीज़ नहीं, मेरी मामा को नहीं के जाना है, नहीं जाने दूंगी। मायसा रोते हुए हयाम और नवाल को पीछे करते हुए चलाई और रुखसार बेगम से लिपट गई। हयाम बाजी, हौसला करें, बेगम साहिबा अब नहीं रही, अपनी बहनों को संभालिए। हयाम की तवज्जो अनान की तरफ की, जो होशो खर्च से बेगाना हुई पड़ी थी। बाजी अब हॉस्पिटल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको पता नहीं ये हॉस्पिटल वाले कितनी बेहुरमती करते हैं लाश की। आप बस साहब जी को फ़ोन कर दें। रिजवान साहब को फ़ोन किया तो उन्हें कहीं पल अपनी हाथों पर यकीन ही नहीं आया। लाख कोशिश के बावजूद भी वो वापस ना आए। सभी फ़्लाइट्स एक हफ्ते के लिए बंद थी। सफ़िया बेगम को कॉल करके बताना चाहा तो उनका नंबर बंद था, और फिर हयाम और नवाल ने उन सब का इंतज़ार किए बगैर अपनी माँ को गुस्ल दिया, और अरहम और अंसार साहब और उनके कुछ जानने वालों ने जनाजे को कंधा दिया, जबकि अनान और मायसा होश में नहीं थी। और फिर जब 15 दिन बाद रिजवान साहब घर वापस आए तो अपने उजड़े घर को देखकर दहाड़े मार मार कर रोए। उन्हें ये सब अपनी गलती लग रही थी, ना वो जाते और शायद ये सब ना होता। और फिर उन्होंने अपने आप को अपने कमरे तक महदूद कर दिया। तुमने हसाम से बात करने के लिए कॉल की थी बाजी को? रिजवान साहब ने खाना खाते हुए हयाम से पूछा। जी बाबा, अपनी प्लेट पर सर झुकाए जवाब दिया तो उन्होंने अपनी चारों बेटियों की जानिब देखा। अब मत करना हयाम, उन्होंने अपना चम्मच प्लेट में रखते हुए कहा। क्यों बाबा, वो हमारे कज़न भी तो हैं। अनान ने अपनी प्लेट पीछे खिसकाते हुए खफकी से पूछा। जानता हूँ, मगर तुम लोगों की फुप्पो। उन्होंने बेबसी से अपनी बेटियों को देखा। फुप्पो ने कुछ कहा है क्या बाबा? नवाल ने निगाहों से उनकी तरफ देखकर पूछा। हाँ, अपने आप को संभालो, ना ही ये कि मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं। लेकिन बाजी वो चुप हो गए, जैसे कहने की हिम्मत ना हो। क्या बाबा? नवाल के पूछने पर उन्होंने गहरी सांस भरकर उनकी तरफ देखा। उनका कहना है अब तो रुखसार भी नहीं रही और मैं सारा दिन घर नहीं होता तो हसाम लोगों को पाकिस्तान अभी बुलाना ठीक नहीं। निपे तुले लफ्ज़ों में उन्होंने कहना चाहा, जिस पर हयाम ने अपने होंठ भींचकर उन्हें देखा। वो कह रही थी कि मैं हसाम से बोल दूं कि उसे पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं, अपने बिज़नेस पर फोकस करूं। वो तुम लोगों से रब्ता ना रखे, इस तरह उन लोगों का पढ़ाई और बिज़नेस पर ध्यान नहीं लगेगा और तुम लोगों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। रिजवान साहब ने सर झुकाए जवाब दिया तो मायसा के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट आई। और आपने कह दिया बाबा? तल्ख मुस्कुराहट से उनकी तरफ देखकर कहा तो उन्होंने बेबसी से उनकी तरफ देखा। मैं नहीं चाहता वो मेरी बेटियों के किरदार पर कोई बात बनाए।
और तुम लोगों से उनका रिश्ता मंगनी का नहीं निकाह का है, और ये रिश्ता बहुत मजबूत होता है बेटा, और इंशाल्लाह वो जल्द ही लौट आएंगे, बस तुम लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। मैं बाजी की बजाय असाम से कहूँगा, उन्होंने उठते हुए हयाम और अनान के सर पर हाथ रखते हुए कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। तुम पेपर कब दोगी? अब नवाल ने माहौल में फैली कशीदगी को कम करने की खातिर हयाम से पूछा, जो अपने पेपर्स नहीं दे सकी थी। रिज़ल्ट आ जाए फिर सप्ली में दे दूँगी। अगर तुम्हारे पेपर्स हो गए होते तो मैं तुम्हें बताती कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना। अनान ने उठते हुए हयाम के कंधे पर हाथ रख कर कहा, जिस पर मायसा ने अब्रू अचकाकर उसकी तरफ देखा। क्या ऐसे क्यों देख रही हो सब? अनान ने घूर कर उन्हें देखा। तुम हयाम के लिए कॉलेज की बजाय अपने स्टडी पर ध्यान दो नवाल। नवाल ने दांत पीसकर जवाब दिया, जिसका पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता था। स्टडी पर बिना ध्यान के ही इतने अच्छे पेपर्स दे दिए हैं ना मैंने। चुप करो दोनों और जाकर सो जाओ। और मायसा आप मेरे साथ सोना, मैं स्कूल का काम भी करवा दूंगी। उन दोनों को डांटने के बाद हयाम ने मायसा को बोला, जो अब बहुत एहसास हो चुकी थी। हयाम की बात पर मायसा ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया। 3 साल बाद आज आपका काम हो जाएगा, लेकिन वीडियो मैं अपने लिए बनाऊंगा और उसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो मेरी मर्ज़ी होगी। असगर हयात ने मैसेज टाइप करके सफ़िया बेगम को सेंड किया, जिस पर अगले ही पल उनकी कॉल आई तो असगर हयात ने खवासत से कहका लगाया। जी हुक्म करें। अपना सर सोफ़े की पुश्त से टिकाकर कहा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वैसे तो राशिदा नींद की गोली दे चुकी है रिजवान को, और वो तीनों भी इस वक्त घर नहीं आएंगी। अगर फिर भी कुछ हुआ तो सारा किस्सा उस लड़की पर ही डाल देना कि उसने ही वरगलाया था। वैसे भी मुझे यकीन है अपने भाई पर, अपनी बेटियों की इज्जत रखने के लिए ये बात दबा देगा। और वीडियो का जो भी करो, मेरा सर दर्द नहीं, बस मेरी बेटी की उस नागन से जान छुड़वा दो, ताकि वो बसाम उसे जल्द से जल्द तलाक दे। सफ़िया बेगम की नफ़रत भरे लहजे में असगर हयात का खबासत से कहका गूंजा। फ़ोन रखिए, मेरी प्रिंसेस शायद आ रही है, खबासत भरे लहजे में कहा। तो सफ़िया बेगम ने भी उसकी बात पर कहका लगाया और फ़ोन बंद कर दिया। हयाम अपने बाबा का बिज़नेस संभाल रही थी, इसीलिए वो इस वक्त ऑफिस में और अनान और नवाल कॉलेज में होती थी। मायसा रुखसार बेगम के मरने के बाद से खामोश हो गई थी। उसने घर में रहकर पढ़ना चाहा तो हयाम ने उसकी बात मान ली। 2 माह पहले उसके टीचर को कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने मायसा को अपने दोस्त से पढ़ने का कहा, जिस पर मायसा ने हाँ बोल दिया। अगले दिन मायसा के टीचर अपने साथ असगर हयात को लाए, जिन्होंने मायसा को 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए तो उसे बहुत अच्छे से समझ आए। वो इस बात पर बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था वो उस्ताद की सूरत में एक दरिंदा है, जिसे उसकी फुप्पो ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए भेजा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका मकरू चेहरा मायसा के सामने आने लगा। वो हयाम को बताना चाहती थी, मगर उसे इतनी बुरी तरह से डराया गया था कि वो खामोश हो जाती। मायसा ने डरते डरते अपने कदम ड्राइंग रूम में रखे, छोटे छोटे कदम लेती कांपते जिस्म के साथ सोफ़े के पास आकर खड़ी हो गई। येलो कलर उसकी दोधिया रंगत पर जच रहा था, नीली आंखों में डर हचकोले ले रहा था। एक आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते हुए रुखसार पर बह गया, जब असगर हयात ने बाजू से खींचकर अपने सामने सोफ़े पर बिठाया। आह! मायसा के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली, जिस पर असगर हयात ने मायसा के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। एक लफ्ज़ ना निकले मुंह से, वरना जान से मार डालूंगा। मायसा के बाल मुट्ठी में दबोचकर उसके चेहरे पर गराया तो डर के बाइस मायसा ने अपनी चीखों का गला घूंट दिया। पल भर में प्लीज़ प्लीज़ मत मारें, हिचकियों को रोककर रुंधी हुई आवाज़ में कहा तो असगर हयात ने अपनी मजबूत गिरफ्त में मायसा का मुंह दबोच लिया। हाँ हाँ, ओ मेरी प्रिंसेस को दर्द होता है, मकरू हंसी हंसते मायसा के बालों पर गिरफ्त सख्त कर दी, जिस पर मायसा ने मुठियाँ भींचकर तकलीफ जब्त की। वो देखो सामने कैमरा, आज ये कैमरा तुम्हारी खूबसूरती को खुद में कैद कर लेगा। प्लीज़ नहीं, रोते हुए अपना सर मुसलसल नहीं में हिलाते हुए कहा, जिस पर उस दरिंदे ने फिर से उसके चेहरे पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए, जिस पर मायसा के होंठ फट चुके थे, गुलाबी चेहरा दोनों तरफ से सूज चुका था। असगर हयात के हाथ रोकने पर मायसा ने जल्दी से वहाँ से उठना चाहा, जिस पर असगर हयात ने बाजू से थामकर उसे सोफ़े पर पटका तो मायसा ऊंधे मुँह सोफ़े पर जा गिरी। अपनी शर्ट उतारकर मायसा के चेहरे पर फेंकी, जो उठकर सोफ़े के साथ चिपक कर बैठ चुकी थी। इधर आकर बैठो मेरी गोद में, असगर हयात की सनसनाती हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजी। नहीं, पीछे डरती आवाज़ में खुद को पीछे घसीटते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों प्रिंसेस को डर लग रहा है? खबासत से कहका लगाकर उसके जिस्म को छूना चाहा, जो थर थर काँप रही थी। मैं नहीं हूँ प्रिंसेस, डोंट टच मी, एकदम चिल्लाकर कहा, जिस पर सामने वाले ने उसका मुंह अपने हाथों में दबोच लिया।
प्रिंसेस ना सही, मेरी रखेल तो तुम ही बनोगी, और फिर तुम्हारी वो बहनें। कमीनगी से मायसा के चेहरे पर हाथ फेरकर कहा, जो आंखें नीचे कांप रही थी। मेरा निकाह हुआ है, मेरा शौहर छोड़ेगा नहीं तुम्हें। आखिरी उम्मीद से उस शैतान को रोकना चाहा, जिसने उसकी बात पर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाना चाहा, जबकि उसका हाथ उसके जिस्म पर गर्दिश करने लगा। मायसा कहाँ हो यार? अरहम ने लाउंज में आते ही मायसा को पुकारते हुए कहा, जो उसे कहीं नहीं दिखी, वरना इस वक्त वो लाउंज में बैठी टीवी देख रही होती थी। जी साहब, क्या हुआ? राशिदा घबराती हुई वहाँ आई, जिसे देखकर अरहम ने अपनी नज़रें फेर ली। यह औरत इसे पहले दिन से ही नहीं पसंद थी। कई बार उसने हयाम को उसे नौकरी से फारिग करने का कहा, मगर वो टाल जाती। अपनी बहन से मिलने आया हूँ, तुम्हें कोई मसला है क्या? अरहम ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा तो राशिदा गड़बड़ा गई। नहीं साहब, मुझे कोई मसला नहीं है, वो बीबी जी स्टडी कर रही हैं। राशिदा ने अपने खुश्क पड़ते होंठों पर ज़बान फिरकर कहा तो अरहम ने समझने के अंदाज में सर हिलाया और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, जिस पर राशिदा ने सुकून का सांस लिया। अभी वो बाहर आया ही था कि हयाम गेट से अंदर आती हुई दिखाई दी। अरहम का चेहरा पल में खुशी से चमक उठा। तेज़ तेज़ कदम लेता हयाम के सामने खड़ा हो गया। तुम इस वक्त सब खैरियत तो है ना? और कार कहाँ है तुम्हारी? एक ही सांस में इतने सवाल पूछ डाले तो हयाम ने घूर कर उसे देखा। सांस भी लो अरहम, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो हयाम ने नफ़ी में सर हिलाते अपने कदम अंदर की जाने बढ़ाए, जबकि अरहम अंसारी हयाम के कदमों के ना नज़र आने वाले निशानों पर अपने कदम रखता उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रहा था। ये वो अक्सर करता था जब कभी हयाम वॉक के लिए जाती या वो उधर नवाल लोगों के पास होता, तो फिर हयाम के पीछे उसके कदमों के निशानों पर अपने कदम रखता। अपनी हरकत पर हंसी भी आती और खुशी भी होती। वो कहता नहीं था, मगर उसकी आंखें हयाम को चीख चीख कर अपनी मोहब्बत की गवाही देती थी, जिस पर हयाम नज़रें चुरा लेती। उसकी कोशिश होती थी कि उसका अरहम से कम ही सामना हो, मगर वो तो जैसे हयाम का साया ही बन गया था। मायसा किधर है? हयाम ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर कहा, क्योंकि जब वो तीनों घर नहीं होती तो वो लाउंज में ही बैठी रहती थी। रूम में वो तभी जाती थी जब हयाम लोग घर होती थी। राशिदा बता रही थी वो पढ़ रही है टीचर से। अरहम ने सोफे पर बैठते हुए बताया तो हयाम चौंकी। क्या मतलब? उसका टीचर तो रोज़ नवाल लोगों के कॉलेज से आने के बाद आता था ना, तो आज क्यों? उसने हैरानगी से पूछा। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। हयाम ने अपने कदम ड्राइंग रूम के जाने बढ़ाते हुए कहा। छोड़िए मुझे, प्लीज़ छोड़ दे मुझे। जैसे ही वो ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास आई, मायसा की रोती आवाज़ हयाम के कानों से टकराई तो हयाम जल्दी से दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल हुई तो सख्ते की कैफियत पे सामने देख रही थी। मायसा उस शख्स से अपना आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी जो उस पर झुकने की कोशिश कर रहा था। हयाम का सख्ता थप्पड़ की आवाज़ पर टूटा जब उस दरिंदे ने मायसा के मुंह पर थप्पड़ मारा। हयाम ने वहाँ पड़ा डेकोरेशन पीस उठाया और उस शख्स के करीब पहुंचकर उसके सर पर पूरी कुव्वत से वार किया। सर से खून फवारे की सूरत में बह निकला, जिस पर हयाम ने बिना रोके कई बार उसके सर पर किए, जबकि मायसा साकित नज़रों से अपने वजूद पर खून में भीगता हुआ देख रही थी। असगर हयात की चीखें गूंज उठी। तड़पते हुए अपना सर थामकर नीचे बैठता चला गया कि तभी अरहम चीखों की आवाज़ सुनकर भागता हुआ वहाँ आया। तड़पते हुए खून से लथपथ शख्स को देखा। सामने सोफे पर सिसकती हुई मायसा पर नज़र गई, जो हाथों से अपना चेहरा छुपाए हुए थी। हयाम अरहम ने उसे पुकारा था, जो खून से भीगी हाथों में डेकोरेशन पीस को थामे नीचे तड़पते शख्स को देख रही थी। अपनी वहरान आंखों से अरहम की तरफ देखा। अरहम ने उस शख्स के डेकोरेशन पीस से नीचे फेंका था। जब अरहम उसके करीब आया, कुछ नहीं हुआ है हयाम को, चलो तुम लोग डरो मत, कुछ नहीं होता है। मायसा के नाम पर हयाम ने सरल से मायसा की जानिब देखा, जो चेहरे पर हाथ रख के सिसक रही थी। हयाम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ चेहरे से हटाए तो उसकी हालत देखकर अपनी जान निकलती महसूस हुई। यही हालत अरहम की थी। मायसा डरती निगाहों से दोनों को देख रही थी। जब अरहम ने हयाम को पीछे करके आगे बढ़कर मायसा को अपनी बाहों में भरा और वहाँ से निकलते हुए मायसा के रूम में आया, मायसा को लिटाकर जल्दी से पलटा और हयाम के पास आया, जो अब बेहोश हुए उस शख्स को देख रही थी। हयाम, कुछ गलत नहीं किया तुमने, डैम इट, कुछ गलत नहीं किया है। ये उस्ताद के रूप में न जाने कितनी मासूम बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बना चुका होगा। हयाम का रुख अपनी जानिब करके चिल्लाते हुए कहा, इधर देखो हयाम। उसने हयाम का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम उधर जाकर मायसा को संभालो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है और इस चीज़ की तुम फिक्र मत करो, ठीक है? परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अरहम ने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर कहा तो हयाम ने खाली खाली नज़रों से उसकी तरफ देखा, जिस पर अरहम ने उसका गाल थपथपाया। तो अब मायसा के पास जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। अरहम घर जाकर अपने बाबा की गाड़ी लाया।
गाड़ी को बैक साइड पर जाकर खड़ा किया और वहीं से ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। असगर हयात के बेहोश वजूद को घसीटते हुए गाड़ी तक लाया और डिग्गी में डालकर वापस आया। किचन में आकर निगाह दौड़ाई तो रास्ता उसे कहीं दिखाई न दी। बाकी के मुलाजिम भी शायद क्वार्टर में थे। वहाँ से फर्श साफ करने का सामान लिया और ड्राइंग रूम में आया। अच्छे से फर्श और बाहर गाड़ी तक जहाँ जहाँ खून के निशान थे वहाँ से जगह साफ की और कपड़े को अच्छे से धोकर रख दिया। गाड़ी में बैठकर गहरी सांस ली और गार्ड को दरवाज़ा खोलने का कहा। इस दौरान दिल बुरी तरह से कांप रहा था। वो अपने बाबा से भी कह सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि मायसा के किरदार पर कोई बात बने। सुनसान जगह पर आकर गाड़ी रोकी और डिग्गी खोलकर असगर हयात की सांसें चेक की जो चल रही थी। मतलब वो जिंदा था और हमने उसे डिग्गी से निकालकर बाहर निकाला और फिर उस पर ठोकरों से कहीं वार किया। अगर उस वक्त मुझे अपनी बहन की फिक्र न होती तो तुम्हारा अच्छे से बंदोबस्त करता। असगर हयात के चेहरे पर ठोकर मारता हुआ घर आकर बोला और वापसी की जानिब कदम लिए। अस्सलाम वालेकुम फूफो। हयाम ने संजीदा लहजे में सलाम किया तो सफ़िया बेगम के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से फ़ोन किया है? सफ़िया बेगम की बात पर हयाम ने अपने होंठ भींचे। मुझे हसाम या बसाम का नंबर चाहिए, पर्सनल नंबर चाहिए, अभी इसी वक्त। हयाम की संजीदा आवाज़ पर सफ़िया बेगम कुछ देर खामोश हो गई। थोड़ी देर में सेंड करती हूँ। ठीक है फूफो, उसके नंबर का इंतज़ार कर रही हूँ। हयाम ने फ़ोन बंद करके मायसा की जानिब उसके पास लेटी सो रही थी। चेहरे पर अभी भी सूजन थी। अनान और नवाल को यह कहकर टाल दिया था कि वो वॉशरूम में गिर गई थी, जबकि अरहम ने वापस आकर उससे कोई बात नहीं की। वो मायसा के लिए मेडिसिन और चेहरे के ज़ख्मों पर लगाने के लिए ट्यूब ले आया और फिर उसने अपने घर से कुछ मुलाजिम और गार्ड्स राजपूत मैंशन में तैनात कर दिया और जो पहले काम करने वाले थे उन्हें निकाल दिया। अनान के पूछने पर उसने बस यही कहा कि उसके बाबा ने बताया आजकल हालात ठीक नहीं, इसीलिए, जिस पर उन्होंने मज़ीद सवाल नहीं किए। आप सच में हसाम का नंबर उस हयाम को देने लगी हैं? फराह के कहने पर सफ़िया बेगम ने घूर कर उसे देखा। पागल नहीं हूँ मैं, और कब से बकवास की है तुम्हें कि उस हसाम के साथ रहा करो, जल्द से जल्द उसे अपने जाल में फंसाओ। लेकिन तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। अगर तुम दोनों कुछ कर लेती तो मुझे यह सब ना करना पड़ता। तुम दोनों से बसाम और हसाम की शादी करवाकर उन बहनों को तलाक के पेपर्स भिजवाती, सफ़िया बेगम ने चिल्लाकर कहा तो सना ने अपना सर झटका। फंसाएं क्या खाक, वो दोनों तो 24 घंटे अपने भाइयों के सर पर मुसल्लत रहते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में बैठ बैठ कर अपना आप मरीज़ लगना शुरू हो जाता है। अब चुप करो, तुमने डाल ली सिम? सफ़िया बेगम ने उन्हें चुप करवाकर फहद से कहा, जो मोबाइल में सिम डाल रहा था। जी हो गया, फहद ने मोबाइल ऑन उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो अब इस मोबाइल में व्हाट्सएप बनाओ और उस पर हसाम की तस्वीर लगाओ और फिर तुम हयाम और हसाम बनकर बात करोगे और उसे इतना जलील करोगे कि वो खुद ये रिश्ता तोड़ दे या खुद को ख़त्म कर ले। अपने मोबाइल से हयाम को नंबर सेंड करते हुए कहा, जो फहद ने कहका लगाया। हाँ फिक्र मत करे मॉम, बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा उसे मैं। मैसेज की रिंगटोन पर हयाम ने जल्दी से मोबाइल ऑन किया। उसे यकीन नहीं आया था कि सफ़िया बेगम नंबर सेंड कर देगी। जल्दी से नंबर सेव करके मैसेज टाइप किया। उफ, क्या सोचेंगे, हसाम की डीपी पर पिक्चर देखकर भी ये सवाल कर रही हूँ। कहूँ क्या उनसे? हसाम हेयर? यस। मैसेज पढ़कर हयाम के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। बुरी तरह से अपने लब कुचलते कई बार मैसेज लिखा और फिर मिटा दिया। मैं हयाम बात कर रही हूँ। मैसेज सेंड करके नज़रें स्क्रीन पर जमा दी। मैसेज उसी वक्त सीन हो गया, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई ना आया। 5 मिनट 10 मिनट गुजर गए। मोबाइल की स्क्रीन पर अब हयाम के आंसू टप टप गिर रहे थे। मैं बस ये चाहती हूँ हसाम कि आप आ जाओ। मैं अपनी बहनों की हिफाजत नहीं कर पा रही। मुझसे चाहे कोई रिश्ता ना रखे, लेकिन वो तो आपकी बहनें भी हैं ना। इस रिश्ते से ही उनकी हिफाजत कर लें। आप नहीं आ सकते तो क्या मैं उन्हें वहाँ भेज दूँ? मैं यहाँ बाबा के पास रह लूँगी। हसाम की तस्वीर को जूम किए रोते हुए उससे मुखातिब हुई जिसे वो उसकी सुन लेगा। तभी मैसेज आया। हयाम ने डूबते दिल से मैसेज ऑन किया। मिसेस हसाम। हयाम हसाम के मैसेज पर गालों पर गलाल सा बिखर गया। मतलब वो इस बात पर नाराज़ हुए कि मैं लिखा उनका नाम अपने नाम के साथ। दिल खुशगुमान होने लगा। मुझे आपसे कुछ कहना है हसाम। उसके मैसेज ने उसे बिज़ी होने का बताया और फिर काफ़ी दिन ये सिलसिला चलता रहा। हयाम उसे दिन में न जाने कितने मैसेज करती और उससे यहाँ आने का भी कह चुकी थी, क्योंकि वो बहुत कम जवाब देता था, जिस पर वो उससे खुलकर बात नहीं कर पाती थी। कई बार हयाम ने कॉल की जिसे हसाम काट देता। हयाम सोई हुई थी जब फ़ोन पर आने वाली मुसलसल कॉल्स पर उठ बैठी।
कॉल अटेंड करके जैसे ही मोबाइल कान से लगाया तो फ़ोन बंद हो गया। हयाम ने अधखुली आंखों से स्क्रीन को देखा। शाम की कॉल देखकर एकदम से उठ बैठी कि तभी उसका मैसेज आया। मैसेज वसूल हुआ तो कांपते हाथों से जवाब टाइप करने शुरू किया। बेबसी से मैसेज टाइप करके सेंड किया। वो क्यों अचानक से ये सवाल कर रहा था? क्या उसे इतने दिनों में अंदाज़ा ना हुआ कि वह उससे जुनून की हद तक मोहब्बत करती है? चेहरा आंसुओं से तर था, जबकि हाथ बुरी तरह से कँपकपा रहे थे। मैसेज पढ़ के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। आंखें लबाब आंसुओं से भर गई। हिचकियों से रोते हुए मैसेज टाइप किया तो फ़ौरन से जवाब मौसूल हुआ। कितनी दलेरी से वो अपनी गर्लफ्रेंड का बता रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। ज़रूरत थी उस शख्स की कि वो जैसा भी था उसे कबूल था। और वो उसे बता तो चुका था कि लंदन में एक मशहूर बिजनेसमैन बनने के लिए ये सब करना पड़ता है, जिस पर हयाम ने ना जाने किस तरह जब्त किया था। मैसेज की रिंगटोन पर जैसे ही मैसेज ओपन किया तो एक लड़की की इतनी नाजेबा तस्वीर को देखकर मोबाइल हाथों से छूट गया और वो वहीं बेड पर औंधे मुँह गिरकर हिचकियों से रोने लगी। सेंड मी योर्स मैसेज पढ़कर वो धाड़े मार मार कर रोई। डीपी पर लगी उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर उसे खुद का मजाक उड़ाती हुई महसूस हुई। फ़ोन को बेड से नीचे फेंककर घुटनों में सर दिए वो सारी रात रोती रही, लेकिन उसे उस शख्स की ज़रूरत थी। एक तस्वीर ही तो है। सारी रात रोने तड़पने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची और नज़रें घुमाकर फ़ोन को तलाश करना चाहा जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। छोटे छोटे कदम उठाकर वो उस मोबाइल के पास आई और उसे ऑन किया जहाँ उसी का मैसेज था। मैसेज पढ़ते हुए चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे सारे जज्बात मर चुके हों। मोबाइल को स्विच ऑफ करके सोफे पर उछाला और वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। मुझे अपनी इज्जत को यूं बेइज्जत करोगे? मुझे नहीं पता था। हसाम, तुम 10 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाओ, वरना अभी जाकर तुम्हारे भाई को सब बताऊंगा कि उसकी बेटियों के साथ क्या करवाने की प्लानिंग किए बैठी है उसकी बहन। कैसर हयात की बात पर सफ़िया बेगम ने दांत पीसे। सब गलती तुम्हारे भाई की है। मैंने सारा काम मुकम्मल किया था, घर के काम करने वाले से लेकर चौकीदार तक सबको खरीद लिया था, और वो तुम्हारा पागल भाई एक लड़की को काबू ना कर सका। सफ़िया बेगम ने चिल्लाकर कहा तो कैसर हयात के माथे पर बल पड़े। बकवास बंद करो बुढ़िया। मेरे भाई का जो हाल किया इसका बदला तो मैं उस पुलिस वाले के बेटे और तुम्हारी भतीजी से सूद समेत लूँगा। मेरा मुंह बंद रहे और तुम्हारी भतीजी के साथ होने वाले वाक़ये का इल्ज़ाम तुम पर न डाल दूँ तो जितनी जल्दी हो सके पैसे भेज दो। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कहाँ से भेज दूँ? सफ़िया बेगम ने अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। 11 साल पहले भूल गई तुमने क्या किया था? कैसर हयात के तंजिया लहजे पर सफ़िया बेगम साकित सी हो गई थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कोई उनका राज ऐसे जान जाएगा। क्या मतलब? मतलब तो वही है जो तुम समझ चुकी हो। जिस गैंग को तुम पाल रही हो वो हमारी तो बुढ़िया तुम्हारा सारा अमालनामा सबूतों के साथ मेरे पास पड़ा है, तो चुपचाप पैसे भी मुझे भेज दो। दहाड़ते हुए अपनी बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। ऐसा हशर करूँगा तुम्हारा कि तुम्हारा शौहर क्या खुद भी अपना चेहरा देखना गवारा नहीं करोगी। हयाम राजपूत। कम इन। हयाम ने फाइल्स पर सर झुकाए कहा तो अरहम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अरहम की चहकती आवाज़ पर हयाम ने फाइल से सर उठाकर देखा। इतने दिनों बाद वो आज आया था। शायद वो हयाम को टाइम दे रहा था उस वाक़ये से निकलने का, या वो सच में मसरूफ़ था। हयाम ने सर झटक कर सलाम का जवाब दिया तो वो कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। मुस्कुराती नज़रों से हयाम को देखता। वो हमेशा उसे उलझन में मुब्तला कर देता था, जैसे अभी उसकी मोहब्बत की आंच लिए नज़रें हयाम को कन्फ्यूज़ कर रही थी। कोई काम था अरहम? हयाम ने दूसरी फाइल उठाते हुए कहा। तुम्हारे ऑफिस में मेरा क्या काम? मैं तो तुमसे मिलने आया था। अरहम के साफ जवाब पर एक पल को हयाम गड़बड़ा गई। उन लोगों ने उसे अपने निकाह के बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो अभी खुद इस निकाह के अंजाम से नावाकिफ़ थी। हयाम को कभी कभी लगता था कि अरहम को बता दे, लेकिन हर बार उसे ये मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन अब वो फैसला कर चुकी थी कि वो उसे सब बता देगी, चाहे निकाह का जो भी अंजाम हो। वो नहीं चाहती थी कि अब अरहम उस रास्ते का मुसाफिर बने जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। अच्छा तो फिर घर मिलते हैं, मुझे काम से जाना है, और फिर वहाँ से यूनी भी। हयाम ने अपना बैग और फाइल उठाते हुए कहा तो अरहम भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तो चलो साथ चलते हैं, तुम्हें यूनी ड्रॉप कर दूंगा और रास्ते में कुछ खा भी लेंगे। हयाम की बिना सुने अपने सुनाकर तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता उससे पहले ऑफिस से निकल गया। उफ, एक ये लड़की पागल करके छोड़ेगी मुझे, जैसे मुझे पता नहीं ये सब मुझसे दूर जाने के बहाने हैं। अरहम अंसारी तुम मर के भी तुमसे दूर ना जाए, अभी तो फ़िलहाल ज़िंदा हूँ। खुद से बातें करते अपनी बात पर कहका लगाया तो पीछे आती हयाम ने ताज्जुब से अरहम की पीठ देखी। कभी कभी कितनी अजीब हरकतें करता है, लगता ही नहीं बचपन वाला कमगो खामोश रहने वाला अरहम है। कहाँ जाना है?
अरहम ने सीट बेल्ट लगाते हुए हयाम से पूछा। कैसर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, इस फाइल पर साइन करवाने हैं। लो भला, ये क्या बात हुई? तुम अपनी सेक्रेटरी को भेजो एक साइन के लिए, तुम्हें खुद जाने की क्या ज़रूरत? अरहम ने गाड़ी रिवर्स करते हुए हैरानगी से कहा। फर्स्ट टाइम उनके साथ कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं। मीटिंग वाले दिन मुझे घर जाना पड़ गया। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी सेक्रेटरी ने मीटिंग तो अटेंड कर ली थी, लेकिन उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था। कहा था कि मैं उनके ऑफिस आकर साइन करवा लूँ और प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। मुझे भी ठीक लगा तो आज जा रही हूँ। अंकल को पता है इस बारे में? अरहम के नए सवाल पर हयाम ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा। कभी कभी तो वो उसके बाबा का भी रिकॉर्ड तोड़ देता था सवाल जवाब में। हाँ, बताया था, बाबा का कहना है काफ़ी नाम सुना है उस कंपनी का, मगर कभी साथ काम करने का मौका नहीं मिला। अपना लहजा नरम रखते हुए कहा तो अरहम का कहका गूंजा। तो हयाम ने दांत पीसकर उसकी तरफ देखा। अगर मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो कर लो। तुम बहुत अजीब हो अरहम, हयाम ने तासुब से सर हिलाकर कहा तो अरहम ने सर को खम देकर जैसे उस एजाज़ को कबूल किया। चलो पहुंच गए हम, अरहम ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। तुम किधर? यहीं सुकून से बैठो, वहाँ भी अपने सवालात से तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाओगे। अरहम को उतरते देख हयाम ने आंखें दिखाकर उसे कहा तो अरहम मुंह बसोरकर वापस बैठ गया। हयाम जैसे ही कंपनी में दाखिल हुई, वहाँ दो सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा और कोई नहीं था। हयाम ने उलझकर इर्द गिर्द देखा। जब एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ आया। मैडम, वो साहब जी आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल आज कंपनी की तरफ से पार्टी रखी गई तो सारा स्टाफ उसके लिए जल्दी चला गया। साहब आपको बताना भूल गए थे, उन्होंने कहा था आप जैसे ही आएँ आपको सेकंड फ्लोर पर उनके ऑफिस भेज दूंगा। गार्ड के जवाब पर हयाम ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जबकि दिल में डर भी लग रहा था। 1 मिनट में आई। हयाम वापस आई तो देखा अरहम की गाड़ी सामने नहीं थी। उसे लगा शायद वो पार्किंग में चला गया हो, वरना वो उसे साथ ले जाती। मोबाइल निकालकर उसे मैसेज सेंड करके अपने कदम लिफ्ट के जाने बढ़ाए। हयाम जैसे ही सेकंड फ्लोर पर आई तो वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। गार्ड ने कहा था लिफ्ट के दाएं जानिब जो सेकंड रूम है वो कैसर हयात का ऑफिस है। हयाम ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और अपने कदम ऑफिस की जानिब बढ़ाए। जैसे ही ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होना चाहा, सामने टेबल के इर्द गिर्द 5-6 लोगों को बैठा देखकर हयाम के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ तो अपने खुश्क पड़ते होंठों पर जबान फेरकर अपने कदम पीछे लिए। एक साइड पर पड़ी चेयर पर हयाम को किसी वजूद का गुमान हुआ जो इस वक्त अंधेरे में था। आइए हयाम मैडम, आप ही का इंतज़ार था, कैसर हयात ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। तो हयाम ने अपने कदम पीछे लिए और वहाँ से भागना चाहा, मगर वो इस वक्त इतना डर चुकी थी कि अपना वजूद बेजान होता महसूस हो रहा था। कदम रख कहाँ रही थी और पड़ कहाँ रहे थे। कुछ दिन पहले मायसा की हालत याद करके चेहरा पल में आंसुओं से तर हुआ। अल्लाह से रहम की सूरत में अल्फाज अदा हुए जब हयाम के भागने पर कैसर हयात भागता हुआ उसके पीछे आया। हयाम को पीछे बालों से पकड़कर साथ वाले टेबल पर पटका। आह की हयाम की चीख के साथ ही, लेकिन वो हिम्मत करके उठी। अपने इर्द गिर्द उन 5 मर्दों को देखकर हयाम को अपनी जान निकलती महसूस हुई। देखो मुझे, देखो तुमने उस दिन मेरे साथ कितना बुरा किया था और आज तुम किस हालत में हो। उन सब के कह के गूंजे। रख भी कौन रहा है तुम्हें, जाने देंगे, इससे पहले अपना दिल तो खुश कर लें, कैसर हयात ने आगे बढ़ते हुए कहा। जिस पर हयाम ने अपनी टांग उसके पेट में मारी तो वो तड़प कर पीछे हुआ। इर्द गिर्द के टेबल पर पड़ी जो चीज़ भी हयाम के हाथ आए हयाम ने अपने बचाव के लिए उन पर फेंकी, जिस पर उनके कह के गूंजते फर्श पर जहाँ बजा कांच के टुकड़े बिखर रहे थे। कैसर हयात के साथ मौजूद एक शख्स ने आगे बढ़कर हयाम के हाथ से कीबोर्ड जिसे वो उठाकर मारने वाली थी छीन कर नीचे फेंका और अपने हाथ का मुक्का हयाम के जबड़े पर मारा। दर्द की शदीद लहर हयाम को अपने रगों पैर में सरायत करती महसूस हुई। आंखों के आगे अंधेरे छाने लगा। लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी तो उस शख्स ने गर्दन से पकड़कर टेबल पर धक्का दिया। अपनी अधखुली आंखों से हयाम ने रुख मोड़कर उनकी तरफ देखा। कान साए साए कर रहे थे, न जाने वो क्या क्या बक रहे थे, मगर हयाम को ना कुछ सुनाई दे रहा था और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था सिवाय उनके धुंधले अक्स के। हयाम ने अपना सर थामकर सामने देखना चाहा, जहाँ वो 5 मकरू हंसी हंसते हयाम की बेबसी देख रहे थे। जब कैसर हयात आगे बढ़ा और हयाम का जबड़ा हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से उसके बाल इतनी ज़ोर से दबोचे कि हयाम को अपने बाल जड़ों से निकलते महसूस हुए। बोलने की कोशिश की, मगर जबड़े से निकलने वाली दर्द की ठेसें पूरे वजूद में होती महसूस हुई। मेरे भाई को मारा था ना तुमने हयाम राजपूत, अब तुम्हें जीते जी मैं मारूंगा और फिर पूरी दुनिया तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखेगी। हयाम ने अधखुली आंखों से अपने सामने मौजूद शख्स को देखा, जो आंखों में हवस हैवानियत लिए उसे देख रहा था, लेकिन वो क्या कह रहा था ये हयाम समझने से कासिर थी।
अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर और अपने पाँव से उसकी टांग पर ठोकर मारने की कोशिश की, जिससे वो 2 कदम पीछे हटा। हयाम ने पलटकर कुछ उठाना चाहा, तभी कैसर हयात ने पीछे से उसकी फ़्रॉक खींची, जो कि उसकी कमर तक फटती चली गई। कुतिया, मुझे धक्का देती है। हयाम को बालों से पकड़कर फर्श पर फेंका। फर्श पर औंधे मुँह गिरने से पहले कांच के टुकड़ों में से एक टुकड़ा हयाम के पेट में घुसता चला गया। अल्लाह! बेज़बान की सूरत में बामुश्किल 2 अल्फाज अदा हुए। चेहरा खून और आंसुओं से तर था। ज़िंदगी तेरी अमानत है, जब चाहे वापस ले लेना अल्लाह, लेकिन जिस इज़्ज़त से दुनिया में भेजा, मुझे उस इज़्ज़त से वापस अपने पास बुलाना। मुझे ज़िल्लत की मौत से बचा ले अल्लाह। अपने हाथों पाँव पर डालकर उठते हुए खामोश लबों से दुआ की तो दर्द सिसकियों की सूरत इख्तियार कर गया कि तभी कैसर हयात ने बाजू से पकड़कर हयाम को सीधा किया, जो पेट पर हाथ रख के करा रही थी। मेरे भाई के सर पर वार किए थे ना, अब देख अपना पाँव। कुबे हुए कांच पर बुरी तरह से दबाया कि कांच का टुकड़ा अंदर धंसता गया, जबकि हयाम की दिलदोज़ चीखों से दरो दीवार भी लर्ज़ गए। अल्लाह! आह! चीखें सिसकियाँ आहों में बदल गई थी, जिससे हयाम को बहुत दर्द हो रहा था, जबकि हयाम की आहें पुकार पर उनके दरिंदों के कहके गूंज रहे थे। अरहम, जो कार को साइड पर किए कानों में हैंडफ्री लगाकर आंखें मूंदे बैठा था, खिड़की पर मुसलसल होने वाली दस्तक पर हड़बड़ाकर शीशा नीचे किया तो अपने सामने अपने बाबा को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर जल्दी से बाहर आया। जी बाबा, आप यहाँ? मुझे छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूनिवर्सिटी नहीं गए? अंसार साहब ने करख्त लहजे में इस्तफार किया तो अरहम ने मुंह बसोर कर उन्हें देखा। यूनिवर्सिटी गया था, लेक्चर फ्री थे तो आ गया, कंधे अचकाकर कहा तो अंसार साहब ने घूर कर उसे देखा। तो यहाँ क्या गार्ड की नौकरी शुरू कर दी है? तंजिया लहजे में कहा तो अरहम ने फिर से मासूम शक्ल बनाकर उनकी तरफ देखा। नहीं तो वो तो मैं हयाम के साथ आया हूँ। तो मैं क्या अंधा हूँ जो मुझे हयाम नज़र नहीं आ रही, या रातों रात उसके हाथ मिस्टर इंडिया के घड़ी लग गई जो वो गायब हो गई? मुझसे झूठ मत बोलो, सच बताओ, क्या कर रहे हो यहाँ? यार बाबा, सच में हयाम ने इस कंपनी के साथ नया प्रोजेक्ट करना है, साइन के लिए बुलाया था, उसे वहाँ गई हुई है और मैंने साइड पर गाड़ी पार्क करके यहाँ पर रख ली है। अंसार साहब ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और कार से टेक लगाकर खड़ा हो चुका था। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? जिस कंपनी का सारा स्टाफ और बॉस छुट्टी पर, वहाँ वो साइन करवाने गई है? अंसार साहब ने गरज कर कहा तो अरहम ने हैरत से उन्हें देखा। क्या मतलब? इस कंपनी के मालिक ने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया फॉरेन कंपनी के साथ, इसी खुशी में पार्टी अरेंज की है जहां मुल्क के सभी नामवर बिजनेसमैन शामिल होंगे। आज अच्छी सिक्योरिटी वहां चाहिए थी जो मैंने खुद अरेंज करवाई है और अब अपनी टीम के साथ चेक करने जा रहा हूँ। अंसार साहब जैसे जैसे बता रहे थे, अरहम को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। लेकिन आधा घंटा हो गया है हमको। अरहम ने अपने खुश्क पड़ते होंठों पर ज़बान फेरी। वो एकदम से अंदर की जानिब दौड़ लगाए। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वो दोनों गार्ड उसे देखकर बुरी तरह से गड़बड़ाए। जो मैडम आई थी कहाँ गई? गार्ड का गिरबान पकड़कर अरहम ने धाड़ते हुए पूछा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आई थी, हमें उसका नहीं पता। एक ने घुसाकर उसके मुंह पर मुक्का मारा। अरहम अभी दोबारा कुछ कहता जब दूसरा गार्ड पुलिस को देखकर डर गया। साहब जी, सेकंड फ्लोर पर। गार्ड की बात सुनकर अरहम लिफ्ट की तरफ भागा, जो कि हयाम के ऊपर जाने के बाद ख़राब कर दी गई थी। लिफ्ट न खोलने पर अरहम ने सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाए। या अल्लाह, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, इस माँ को भी नहीं मांगा जिससे बेपनाह मोहब्बत की थी। अपनी माँ की खुशी में खुश हो गया। आज तुझसे मैं हयाम की इज़्ज़त की भीख मांगता हूँ, उसे अपने हिफ्ज़ व मान में रखना। अपने हर कदम पर अरहम अंसारी ने हयाम राजपूत की इज़्ज़त और जान की हिफाजत की दुआ मांगी। अरहम जैसे ही ऊपर पहुंचा तो कानों में हयाम की चीखों और उन दरिंदों को कहकों की आवाज़ पहुंची तो अरहम के कदम लड़खड़ा गए। बेबसी से नम आंखों से आसमान की तरफ सर उठाकर देखा। न जाने कितने ही आंसू चेहरा भिगो गए। क्या मैं तेरे दर से भी ठुकरा दिया गया? नज़र ग्लास डोर के पास पड़े गुलदानों पर गई। जल्दी से गुलदान पकड़कर उनमें से फूल निकाला और दूसरे हाथ में गुलदान पकड़े अंदर दाखिल हुआ, जहां वो पांचों दरिंदे हयाम के इर्द गिर्द खड़े थे और एक अपना पाँव बुरी तरह से हयाम के पेट पर दबा रहा था। अरहम एक ही जस्त में उनके सर पहुंचा और उन गुलदान से बेदरीग उनके सर पर वार किए। तभी अंसार साहब भी अपनी टीम के साथ वहां आ गए। अंदर की सूरत हाल देखकर उनकी आंखें भी पल में नम हुई। ये बच्चियां तो इन्हें अरहम जितनी अजीज थी। उनके सोने आंगन में जब वो चारों आती तो बेरंग घर में रंग भर जाते थे। अपने पीछे पुलिस को देखकर उन पांचों ने भागना चाहा। अरहम जल्दी से हयाम पर झुका, उसने अपना एक कदम उसकी जाने बढ़ाया। अभी वो उठा ही था तो अंसार साहब से जान से मारने में सेकंड लगाने में वो धाड़े थे।
कि एहलकारों ने अपने कदम पीछे रोक दिए। अरहम ने जल्दी से अपनी चेक वाली शर्ट के बटन खोले और हयाम को अपने एक बाजू पर मुंतकिल करते हुए उसे शर्ट पहनाए, जबकि इस दौरान न जाने कितने ही आंसू अरहम अंसारी की आंखों से गिरकर हयाम का चेहरा भिगो चुके थे। सूरत में हयाम को पुकारकर अपना सर उसके सर से टिका दिया था। मुझे मालूम नहीं था। अरहम अपना आप मुकम्मल तौर पर हयाम से उसकी हिचकी ली और मुझसे कहना कि जब कभी मेरा जिक्र हो तो लोगों को बताना कि मिसिस हसाम राजपूत विक्टिम नहीं मुहाफिज बनकर मर गई, अपनी जान देकर इज्जत बचा ली। अरहम क्या कर रहे हो? बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चलो। अंसार साहब ने अरहम का कंधा हिलाया तो उसने खाली खाली नज़रों से उनकी तरफ देखा, फिर हयाम की तरफ देखकर जैसे होश में आया जल्दी से हयाम को अपनी बाहों में भरा और बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतज़ार करूं। मुझसे दोस्ती करोगी? अरहम ने अपना हाथ हयाम के छोटे नाजुक से हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर उसने मुंह बनाकर नज़रें फेर ली और पेंटिंग करने लगी। अरहम ने खज्जल सा होकर इर्द गिर्द नवाल लोगों की तरफ देखा। क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती? अरहम ने फिर से कोशिश की, जिस पर हयाम ने झट हाँ में सर हिलाया। तो फिर किससे करोगी? हसाम से, वही मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उनके अलावा किसी से नहीं। हयाम ने अपने मोटे मोटे गाल फुलाकर कहा। तो अरहम को एकदम से उस हसाम नाम की बला से हसद हुई। दिलों की बात नहीं जानते ये सब ज़बान वाले। मुझसे भी कर लो हनान, लोगों ने भी मुझे भाई बना लिया और जब मैं उनका भाई बन गया हूँ तो फिर मैं भाई बना लूँ, मुझे भी प्रोटेक्ट करना। हयाम ने मासूमियत से अपने दोनों हाथ गालों पर रखकर अरहम की तरफ देखकर कहा, नहीं, तुम बस मेरी फ्रेंड बन जाओ। फ्रेंड बनने से क्या होता है? प्रोटेक्ट तो तुम इन्हें करोगे। हयाम ने मुंह बसोर कर कहा तो अरहम ने मुस्कुराकर उसे देखा। फ्रेंड बनकर तुम्हारे सारे दर्द मैं ले लूँगा, तुम्हारी हर बात बिन कहे समझ लूँगा, हमेशा तुम्हारा साया बन के रहूँगा। अब फ्रेंड हयाम का हाथ ज़बरदस्ती थामते हुए कहा, जो उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। आईसीयू की दीवार से टेक लगाए बैठे अरहम अंसारी को उस वक्त लग रहा था जैसे वो अपना सब कुछ हार गया। आंखें एक पल को भी खुश्क ना हुई। गुजरने वाले ज़रूर पलटकर उस खूबसूरत नौजवान को देखते जो बगैर शर्ट के खून से रंगे जिस्म के साथ दीवार से टेक लगाए रो रहा था। कौन कहता है मर्द नहीं रोते? मुझे देखो, मेरे जैसे ठुकराए हुए पत्थर दिल शख्स को एक औरत की मोहब्बत रुला रही है जो शायद मेरा मुकद्दर भी नहीं। वफा को जुर्म समझते हैं ये सब जहां वाले। अनान रुक जाओ, मेरे कलर वापस करो, नीचे मत जाना यार। अनान के पीछे रंगे हाथों को साथ भागती हयाम चलाकर अनान से कह रही थी, जो उसके कलर्स लेकर भाग रही थी। हयाम जो अनान के पीछे जाने पर गुस्से से नीचे की जाने बढ़ी, मगर सामने से आते अरहम अंसारी से बुरी तरह से टकरा गई, जिसके बाइस सारे रंग बिरंगों से रंगे हाथ अरहम अंसारी की हाफ वाइट शर्ट को रंग चुके थे। हयाम ने घबराकर कदम पीछे लिए, जबकि अरहम हयाम का लम्स अपने दिल के मकाम पर पाकर साकित हो गया था। हयाम कुछ पल उसकी डांट का इंतज़ार करती रही और जब वो कुछ न बोला तो वापस ऊपर को भाग गई। ख्याल से चौंक कर अरहम ने अपने सीने को देखा, जो आज हयाम के खून से रंगा हुआ था। तब वो साकित हुआ था। और आज बेजान, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करूं। अरहम इस वक्त डॉक्टर के कैबिन में बैठा था। हयाम को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। अंसारी साहब ने रिजवान साहब को कॉल करके यही बताया कि हयाम को लाहौर मीटिंग की वजह से जाना पड़ गया, वो भी वहीं जा रहे थे, इसलिए हयाम उनके साथ और वहाँ उनके अबाई घर में ठहर जाएगी। वो मीटिंग के लिए पहले भी 1-2 बार मुल्क से बाहर जा चुकी थी, इसलिए रिजवान साहब की तसल्ली करके उन्होंने हयाम के फ़ोन से उन्हें मैसेज भी टाइप करके सेंड कर दिया। जी कहिए, डॉक्टर कब तक होश आएगा? हयाम को अरहम ने बेचैनी से पूछा तो डॉक्टर ने ताज्जुब से उस लड़के को देखा जो कल शाम से आईसीयू के बाहर बैठा था। मिस्टर, जो बताने जा रही हूँ आपको हौसला रखना होगा। क्या मतलब? आप जल्दी बताइए डॉक्टर, क्या बात है? अरहम ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रख के फिक्रमंदी से इस्तफार किया। मिस्टर, आप जानते हैं उनके पेट पर कांच का टुकड़ा लगा था जिस पर मुसलसल दबाव डाला गया, जिससे वो काफ़ी गहराई तक गया और उसके छोटे छोटे ज़रे निकालना काफ़ी मुश्किल साबित हुआ हमारे लिए। आप सीधी तरह बताइए बात क्या है? अपने दोनों हाथ टेबल पर मारकर धाड़ा तो डॉक्टर ने डर कर उसकी जानिब देखा। वो कभी माँ नहीं बन सकती। अगर सिर्फ उनके पेट पर कांच का टुकड़ा लगता तो शायद इतना मसला ना होता, लेकिन उस पर मुसलसल दबाव और उसके बाद 1.5-2 घंटा पेट में रहने के बावजूद उसकी बॉडी अंदर से बहुत डैमेज हुई है। इसलिए 100 में से 8% चांसेस ही हैं कि वो कभी माँ बन सके। अगर अच्छा इलाज हो तो चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन 100% नहीं। डॉक्टर आगे क्या
भी कुछ कह रही थी, लेकिन अरहम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साय साय करते कानों के साथ अरहम ने धुंधली आंखों से इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। कुर्सी से उठते हुए पलटा तो पाँव कुर्सी से बुरी तरह से उलझा। मुंह के बल गिरने से खुद को बचाया और आंसुओं से तर आंखें लिए हयाम के रूम के बाहर आकर खड़ा हुआ। अंदर दाखिल होकर पीठ दरवाजे से टिकाकर वहीं बैठता चला गया कि जब तलक मैं जीऊँ तेरा इंतज़ार करूँ। तुम शादी कर लो अरहम। हयाम की आवाज़ पर अरहम ने खुशगवार हैरत से उसकी जानिब देखा। क्या सच्ची? आवाज़ में दुनिया जहान की खुशी समोकर हयाम की जानिब मुतवज्जे हुआ। जो हाँ ना, मेरा बहुत दिल करता है बच्चों से खेलने को। यहाँ सोसाइटी में भी कोई हमारा जानने वाला नहीं, वरना उनके बच्चों से खेल लेती। तुम्हारे बच्चे होंगे तो दिन रात जब चाहे उनके साथ खेल लिया करोगी और अपने पास भी रख लिया करोगी। इसी बहाने तुम दोनों मियाँ बीवी को प्राइवेसी भी मिल जाएगी। अपने हाथ आपस में जोड़कर चेहरे पर ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट लिए वो अरहम को अपनी प्लानिंग बता रही थी। इंशाल्लाह हमारे बच्चे एक साथ ही दुनिया में आएंगे, ज़ुबानी लहजे में कहकर वो किचन से बाहर निकलने लगा, जबकि हयाम उसकी बात पर मुंह खोले उसे देख रही थी। बहुत बदतमीज़ हो वैसे, दोस्त दोस्त करते और दोस्त के लिए शादी नहीं कर सकते। तुम्हारी शादी से सिर्फ मुझे थोड़ी फ़ायदा होगा, इस घर में एक बहू आ जाएगी जो अंकल और दादों का ख्याल भी रखेगी। अभी हयाम कुछ और कहती जब अरहम ने पढ़कर उसके होंठों पर उंगली रखकर खामोश करवा दिया। ख्याल तो तुम ही रखोगी और बच्चे भी एक साथ ही आएंगे हमारे। अब ज़्यादा मुंह चलाया तो बहुत बुरा होगा। कोई ज़रूरत नहीं, देखना इंशाल्लाह मेरे तुमसे ज़्यादा बच्चे होंगे जिनसे मैं दिन रात खेलूंगी और तुम्हें उनके करीब ही नहीं भटकने दूंगी। हाय मेरे मासूम गोल मटोल नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे, उफ माशाल्लाह, मुझे तो सोच सोच कर ही उनके पर प्यार आ रहा है। वो कभी ज़्यादा फ्री होकर बात नहीं करती थी, लेकिन आज कॉलेज में अपनी फ्रेंड के भाई का बेटा देखकर उसका दिल बच्चों से खेलने का कर रहा था। वो बच्चों के लिए कितनी पागल है सभी जानते थे, इसलिए वो आज अरहम के सामने न जाने कैसे अपनी ख्वाहिश के इजहार किए जा रही थी, जबकि अरहम मुसलसल मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। जबकि हयाम खफगी से पढ़कर अपने खाने की जानिब मुतवज्जे हो चुकी थी। तेरी खुशी ना हो शामिल तो फिर खुशी क्या है? तेरे बगैर जो गुजरे वो ज़िंदगी क्या है? कहीं सदी में तेरे प्यार पे निसार करूं। काश मेरे पास इख्तियार हो हयाम तो तुम्हारा हर दर्द अपने मुकद्दर में लिख लूं, तुम्हारे जहन से उस भयानक वाक़ये को मिटा डालूंगा। अपना सर दर्द से टिकाते नज़रें हयाम के जर्द चेहरे पर मरकूज़ किए अरहम अंसारी ने शिद्दत से कहा, मगर उसकी मोहब्बत की शिद्दत को देख कर भी अनजान बनने वाली उस वक्त होशो खर्च से बेगाना लेटी हुई थी। और ये थी उसकी चौथी एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को आज की चौथी एपिसोड भी पसंद आई होगी। मुझे सच में माजी जानकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, उन दोनों बहनों के साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे लगा पहले कि ये बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं, मतलब ठीक है वो इतने दिन रहे हैं तो जिस तरह के वो लोग हैं उनको एक दूसरे से अलग ही रहना चाहिए था, लेकिन अब जिस तरह का उनका बिहेवियर है ना तो उनका बनता है कि वो उनके साथ ऐसा बिहेवियर रखें। वो लड़के तो कोशिश कर सकते थे ना उनसे बात करने की, लेकिन खैर उनकी पुप्पो ने इतना उनका ब्रेन वॉश किया था, उनको इतना ज़्यादा किया था कि वो भी कांटेक्ट नहीं कर सके। और उस बेचारी ने तो फिर कोशिश की थी, और खैर विलन तो वही है फिर उसकी पुप्पो सफूरा, जो मेरा ख्याल है एक साइड पर वो चला भी रही हैं अपना गैंग भी। और दूसरी बात यार, इसकी एडिटिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कुछ इतना गंदा लिखा हुआ तो मुझे समझ नहीं आती उस जगह मैं क्या पढूं। तो मैं पहले खामोश हो जाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि यहाँ पर क्या पॉसिबल सेंटेंस बन सकता है, तो फिर कुछ तो मैं स्किप कर देती हूँ, कुछ मैं बोल देती हूँ। तो अब मजबूरी ये है कि अब इसको स्किप भी नहीं किया जा सकता, तो जैसे हो रहा है जैसे चल रहा है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी 5वीं एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।